ये वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसोल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं सेट नंबर 7। क्या करेंगे? सेट नंबर 7 यानी कि सेट नंबर 6 तक नहीं, सेट नंबर 6 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब सेट नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला खंड आ, यहाँ पर लिखा हुआ विद्युत फ्लास्क का मात्रक होता है। विद्युत फ्लास्क का मात्रक पीछे भी आया था सेट में, फिर देखिए बता देंगे विद्युत फ्लास्क का मात्रक होता है। देखिए क्या होता है विद्युत फ्लास्क का मात्रक। पहले आपको विद्युत क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विद्युत फ्लास्क का फॉर्मूला मालूम चाहिए। क्या होता है? फाई बराबर होता है, क्या होता है? फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, क्या होता है? हमारे पास फार्मूला होता है फाई विद्युत फ्लास्क। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? न्यूटन प्रति कूलम होता है, या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर में हर जगह है। ठीक है, न्यूटन कहीं दिया नहीं है तो वोल्ट प्रति मीटर ले लीजिए। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? वोल्ट प्रति मीटर। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर देखिए दिया हुआ कहीं यहाँ पर वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? बी है। पहले क्या है? बी है। इस टाइप से पता लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? इस टाइप से पता लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एन टाइप का अर्धचालक होता है। क्या होता है? ऋणावेश आवेशित, धनात्मक आवेशित, विद्युतीय उदासीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए खा का क्या होगा यहाँ पर? खा का यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर खा का क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, बताइए यहाँ पर खा का यहाँ पर क्या होगा? थर्ड होगा। विद्युत क्या होगा यहाँ पर? यानी कि ए बी सी, यानी कि विद्युत एन टाइप का चालक होता है विद्युतीय उदासीन। क्या होता है? विद्युत उदासीन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुपस्थ, दोनों अनुदैर्ध्य दोनों, तथा अनुपस्थ ना तो अनुदैर्ध्य ना ही अनुपस्थ। बताइए यहाँ पर क्या होती हैं? बी का बताइए यहाँ पर क्या होगा? गा का क्या यहाँ पर? केवल अनुप्रस्थ। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यहाँ पर पूछा गया है। क्या होता है? बैगनी का होता है, पीला का होता है, हरा का होता है। यहाँ पर न्यूनतम लिखा हो, न्यूनतम के लिए क्या होगा? लाल होगा। ठीक है, फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग को अंतर होता है। क्या होता है? एन वैसे कोणीय संवेग होता है NH/2π, हमने बताया था पीछे। क्या होता है? NH/2π। यहाँ पर क्या लिखा हो? दो परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को कोणीय संवेग अंतर होता है। क्या होता है अंतर यहाँ पर? डाका या H/2π। यहाँ पर NH नहीं है, H/2π NH भी दिया नहीं है। ठीक है, फिर देखिए धारावाही चालकों की धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है। धारावाही चालक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब आपने पढ़ा होगा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच सूत्र वहाँ पर पढ़ा होगा, क्या होता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर गोली सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र N2/B - KN1/U इक्वल टू क्या है? N2 - KN1 डिवाइड बाई KR। जहाँ संकेतों के समान थे इनकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए सीमा इसका उल्लेख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर सीमा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, खंड क्या है हमारे पास? खंड हमारे पास है बा। ठीक है, खंड क्या है हमारे पास? बा है। देखिए खंड बा, तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर पहली सीमा हमारे पास क्या हुई? लेंस का द्वारक, क्या लेंस का द्वारक बहुत कम होना चाहिए। और क्या लेते हैं यहाँ पर? तथा किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तथा किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। पहला यहाँ पर पूछा कितनी पूछेगा कि सीमाओं को लिखे, एक ही लिख लीजिए यहाँ पर, एक नंबर का है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एक ही लिख सकते हैं यहाँ पर, एक ही लिखिए यहाँ पर समांतर। एक नंबर का तो एक लाइन बहुत है, इसके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश का तो काट देगा। यदि एक प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण मान बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास? गा है यहाँ पर। ठीक है, गा हमें सबसे पहले दिया यहाँ पर क्या दिया है? प्रिज्म का किसी एक प्रिज्म कोण तो न्यूनतम विचलन कोण मान बराबर हैं। क्या लिखा हुआ? यदि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हैं, ए हो, मान कोणों के मान बराबर ए हो, यानी कि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है? डेल्टा एम बराबर है ए के।
ठीक है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फ्रीजिंग के पदार्थ का अपना एन बराबर होता है फॉर्मूला, क्या होता है, साइन ये बहुत बार पढ़ चुके, ए प्लस के डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइड बाई क्या होता है, साइन ए बाई 2 होता है, क्या होता है, साइन ए बाई 2 होता है, साइन ए बाई 2, ठीक है, ए बाई 2 डेल्टा एम की जगह पर ए पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बटे 2, इसके बटे साइन ए बाई 2 है, क्या है, साइन ए बाई 2 है, यहाँ पर है ए बाई 2। तो देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, साइन ए बाई 2a बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a बाई 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन ए डिवाइड बाई क्या बचेगा, साइन ए बाई 2 बचेगा, साइन लिखा हुआ साइन ए बाई 2। अब साइन 2a का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर। तो एन बराबर हो जाएगा साइन ए 2a का साथ 2 साइन ए, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, क्या होता है, कोस ए बाई 2 डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, साइन ए बाई 2 है, क्या है, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, 2 कोस ए बाई 2, क्या बचेगा यहाँ पर, 2 कोस ए बाई 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन का मान, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा कि साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 कहाँ से आया। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है एक फार्मूला हमारे पास, ठीक है, 2 साइन 2a का साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, ठीक है, फार्मूला होता है यहाँ पर। और चूंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ अगर यहाँ पर 2a होता तो यहाँ पर a हो जाता है, a बाई 2 हो जाता है, a बाई 2 है। अगर यहाँ पर हम साइन a लिख दे, अब इसका क्या करते हैं, आधा करते हैं तभी तो a आता है, तो इसका आधा कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पर साइन इसको हटाइए यहाँ पर, ठीक है। जब साइन 2a होता है तो क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कोस है, ठीक, बटे 2 नहीं आता है। जब यहाँ पर 2 होता है, जब यहाँ पर a होता है तो क्या आ जाता है साइन a बाई 2, इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है यहाँ पर, क्या हो जाता है यहाँ पर, आधा, ठीक है। इसका क्या हो जाता है यहाँ पर, आधा हो जाता है। देखिए इसका आधा हुआ, 2a का क्या हो गया, a हो गया, 2a का क्या होगा, a हो गया। इसी प्रकार साइन a का अगर फार्मूला आपको बनाना है तो इसका आधा कर देंगे, साइन 2 तो पहले आ ही जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 हो जाएगा, कोस ए बाई 2, इस टाइप से इसका फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा 2 कोस ए बाई 2, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा इसका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घा विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र की सदिश ई वेक्टर तथा बी वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर दी गई, चुम्बकीय क्षेत्र दिया है, संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक। कितने नंबर का, ये भी 1 नंबर का है। तो लिख लीजिए संचरण की दिशा इधर किसकी होगी, तो किधर होगी, यहाँ पर होगी, क्या है हमारे पास, घा है यहाँ पर, घा, इसकी दिशा लिख लीजिए। क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या, तरंगों का संचरण, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है, लंबवत होता है, ठीक है। क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक है। इस टाइप से हमको इतना लिखना था, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यानी कि क्या, अनून्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफर यानी कि अनून्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होता है, ट्रांसफर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफर का सिद्धांत अनून्य प्रेरण पर होता है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर, क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, डा है, ठीक है। क्या है, अनून्य प्रेरण पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफर का सिद्धांत यानी कि ट्रांसफार्मर अनून्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिख दीजिए ट्रांसफार्मर अनून्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनोन्य, ठीक है, आ आता है, अनोन्य ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अनोन्य प्रेरण, ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है,
ठीक है, ट्रांसफर क्या करता है, ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, 1 नंबर का है। देखिए लिख देंगे यहाँ पर किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, चा है। यहाँ पर क्या है, चा में किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। पहला क्या, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, लिख दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। ठीक है, दूसरा क्या लिख देंगे, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। क्या लिख देंगे, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। और इसका ताप पर भी लिखते हैं, थर्ड, दूसरा, तीसरा लिखते हैं ताप पर। ठीक है, ताप पर इतनी ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। ठीक है, हो गया काम। फिर देखिए यहाँ पर, बीट-स्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी हैं। तो बीट-स्टोन सेतु देखिए यहाँ पर बना देंगे हम। ठीक है, हमको इस टाइप से यहाँ पर चित्र बना देना है। इसका नाम क्या होता है, पी, इसका नाम क्या होता है, क्यू, इसका नाम क्या होता है, आर, इसका नाम क्या होता है, यस, संतुलित भुजाएं। ठीक है, इसका नाम दे ए बी सी डी। ठीक है, इतना यहाँ पर क्या लगा दी हमने, एक यानी कि बैटरी लगा दी। यहाँ पर क्या है, कुंजी, बंद कुंजी मतलब इसमें धारा बहेगी। अगर खुली कुंजी इस टाइप से लगा देते हैं उसमें धारा नहीं बहती है। ठीक है, इतना जानते होंगे आप। अब यहाँ पर देखिए, इतना हमने काम कर दिया यहाँ पर। अब इसमें पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर आरेखीय इनमें से कौन से संयुग्मी भुजाएं हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसमें G4 के हमारे पास गैल्वेनोमीटर, धारामापी से गैल्वेनोमीटर है। जी क्या है, इसमें जी, गैल्वेनोमीटर में लिख दिया, गैल्वेनोमीटर लिख दिया, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपस में बदलने पर संतुलन लिख दिया, संतुलन। ठीक है, इसमें संतुलन होता है, संतुलन अवस्था अपवर्तित रहती है। संतुलन, इसमें गैल्वेनोमीटर आपस में बदलने के तो क्या होता है, बदलने पर संतुलन अवस्था, क्या, संतुलन अवस्था अपवर्तित रहती है। संतुलन अवस्था अपवर्तित रहती है। अपवर्तित रहती, क्या रहती है, अपवर्तित रहती, अपवर्तित रहती है। ठीक है, अपवर्तित रहती है। ठीक है, अपवर्तित रहती है। अतः क्या लिखते हैं, सेल भुजा। क्या, ठीक है, सेल भुजा, देखिए सेल भुजा AC, सेल भुजा हमारे पास क्या है, AC, इसके सामने वाली AC तथा जी भुजा, जी फॉर गैल्वेनोमीटर भुजा, गैल्वेनोमीटर भुजा BD, क्या है, BD है, गैल्वेनोमीटर भुजा है BD, तो BD लिख दीजिए, BD संयुग्मी भुजा है। क्या है, संयुग्मी भुजा हैं। ठीक है, क्या है, संयुग्मी भुजा हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, संट वाला हो चुका है क्वेश्चन, क्या, संट वाला हो चुका है, इसको छोड़िए। फिर देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाया, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। क्या, 5 डायोप्टर तथा माइनस के 3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंस से संयोजन की फोक दूरी ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात कीजिए। फोक दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। देखिए ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 फोकस दूरियाँ दी गई हैं। ठीक है, P1 का मान दिया है, P2 का मान दिया है, लिख लीजिए, थोड़ा सिंपल न्यूमेरिकल ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है यहाँ पर। ठीक है, तीसरे का क्या है हमारे पास, तीसरे का खा है यहाँ पर। P1 का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, P1 का मान दिया है 5 डायोप्टर। ठीक है, P2 का मान यहाँ पर कितना दिया है, -3 डायोप्टर। कितना दिया है, -3 डायोप्टर दिया है। ठीक है, 3 डायोप्टर। तो यहाँ पर लेंस में संपर्क रखें, लेंस की संयोजन की फोक दूरी, तो इसकी संयोजन की फोक दूरी किस टाइप से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर P बराबर पहले निकाल लीजिए, संयोजन की फोक दूरी तो क्षमता,
ठीक है। क्षमता संयोजन की स्थिति आपसे निकालेंगे P1 प्लस के P2, जोड़ दीजिए दोनों को, तो P हो जाएगा P1 का मान कितना है 5, P2 का मान कितना है -3, P2 का मान कितना है -3 है, -3 लिख लिया यहाँ पर। क्या लिख लिया -3, तो P बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर P बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। क्या डायरेक्ट संयोजन की फोकस दूरी आ गई हमारे पास। क्या पूछा गया, संयोजन की क्षमता। संयोजन की क्षमता तो पहले हम निकाल दी। संयोजन की क्षमता देखिए, संयोजन की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता हो गई यहाँ पर, क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब फोकस दूरी किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर डायोप्टर में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। F बराबर हमारे पास क्या होता है यहाँ पर 100/P बराबर, P बराबर क्या होता है हमारे पास 100/F, 100/F। तो 100/F का मान कितना है यहाँ पर 2 है, काट दीजिए यहाँ पर यानी कि P का मान 2 है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली हमने लिख लिया यहाँ पर। F बराबर क्या है, F बराबर है यहाँ पर, F बराबर कितना आ गया P, 100/P यहाँ पर। मतलब फार्मूला होता है P बराबर 100/F, हमने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 100/P का मान कितना है 2, तो 2 से काट दिया तो F का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, F फोकस दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपको ज्ञात करनी थी। ठीक है, यही पूछा गया था यहाँ पर। क्या पूछा गया था यहाँ पर, इनकी इतने दी गई तो लेंस वाले लेंस की इनकी संपर्क में रखें, लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी निकाल ले, क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता भी निकाल ली, दोनों को जोड़ दिए, क्षमता आ जाएगी, फोकस दूरी बराबर 100/P लगा दीजिए और P का मान दिया है 2, बस डिवाइड कर दीजिए 2 से, 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। क्या करना है, इतना करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हो एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें 500 तरंगदैर्घ्य एक वाणी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है दहली तरंगदैर्घ्य निरोधी विभव का देख लेना। सेट नंबर 1 से सेट नंबर 7 तक आ गया निरोधी विभव का सवाल, हर सेट में आ रहा है निरोधी विभव का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निरोधी विभव जितने सवाल है पढ़ लेना सही करिए। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर निरोधी विभव है, निरोधी विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या घा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या है, घा दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है, क्या दिया है, धातु का कार्यफलन वर्क फंक्शन। इसको फाई से भी लिख सकते हैं, W से लिख लीजिए, तो W से लिख लीजिए यहाँ पर। किससे लिख लीजिए, W से। W बराबर क्या होता है हमारे पास, W बराबर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। और इन्होंने क्या दिया है 500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाशित किया जाता है, यानी कि लेमडा का मान इन्होंने दिया है यहाँ पर। लेमडा का मान कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कि दहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। दहली तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला क्या होता है SC/W। ठीक है, इसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए जूल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 जूल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देंगे 5 × 10 की पावर माइनस के 7 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं। ठीक है, 5 × 10 की पावर माइनस के 10 7 मीटर हो गया यहाँ पर। हो गया दहली तरंगदैर्घ्य। यहाँ पर दहली तरंगदैर्घ्य फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर क्या निकालने हैं, दहली तरंगदैर्घ्य। दहली तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी कि न्यू नोट, यानी कि दहली तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य ये दहली। ठीक है, दहली तरंगदैर्घ्य तो लेमडा नोट लिखिए, लेमडा नोट बराबर क्या होता है फार्मूला SC/W बराबर SC/लेमडा होता है, लेमडा नोट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा नोट बराबर क्या हो जाएगा SC/W हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा नोट बराबर SC का प्लांक नेतांक का मान देखिए इसी में दिया हुआ क्वेश्चन में ही। देखिए प्लांक नेतांक दिए होते हैं यहाँ पर कहीं पर, देखिए ये दिए हुए हैं। प्लांक नेतांक का मान 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34, 6.6 × 10 की पावर माइनस का 34 होता है। क्या होता है 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34 मल्टीप्लाई प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8, कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 होती है, डिवाइडेड बाई इसका मान कितना दिया है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 19 और मल्टीप्लाई 2 भी है यहाँ पर। इसको डिवाइड करेंगे आप सोल्व करने, यहाँ पर किसका आ जाए दहली तरंग, आपको सोल्व करना है। क्या करना है, इसको आपको सोल्व करना है। और यहाँ इसका सेकंड पार्ट निरोधी विभव की गणना कीजिए। ठीक है, 6 सेट पीछे के सोल्व कर चुके हैं, 6 सेट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 6 सेट में हमने करवाया क्वेश्चन, अब फार्मूला भी लिखवाया है भाई, फार्मूला यहाँ पर लगा देना इसमें और हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो काट देगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दिखाया कि हेनरी बटे फ्राइडे की होल पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, यानी कि इतने का यहाँ पर हेनरी बटे फ्राइडे की होल पावर 1/2 का मात्रक प्रतिरोध आता है। इसका मात्रक क्या प्रतिरोध आता है आपको सिंपलीफाई करके दिखाना है। देखिए दिखाएंगे इसको हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखना कितने नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कहाँ गया, सेट नंबर 7। देखिए यहाँ पर कितने नंबर का है, 3 नंबर का होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कितने नंबर का, 3 नंबर का। ध्यान से देखना,
तो हमारे पास लिखा हुआ हेनरी, ठीक है। हेनरी से एच लिखते हैं, हेनरी को डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं, ठीक है। हेनरी इसके सिंबल से, हेनरी को कैसे लिखते हैं, एस, यस इनकी चौथे का क्या है हमारे पास, चौथे का क्या है, खा। यहाँ पर हेनरी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यस से, कर दिया यहाँ पर एच से। फेरड, फेरड मतलब एफ लिख दिया यहाँ पर। इसकी होल पावर कितनी है, 1/2 है, क्या है 1/2 है, ठीक है। ध्यान से देखना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, इसका मतलब अगर ओम आ गया तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा इसका मतलब ओम है, हमें ओम लाना है यहाँ पर, ठीक है। ओम प्रदर्शित करता है, ओम लाना, ओम अगर हमने ला दिया तो 3 नंबर मिल जाएगा हमें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला मालूम होना चाहिए, चूँकि इधर यहीं पर लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पर फार्मूला लिख लिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, ई बराबर, ये एल बराबर डायरेक्टली लिखिए, एल बराबर होता है ई डी आई डी टी ओवर डी आई। क्या होता है, डी टी ओवर डी आई, डी टी ओवर डी आई होता है, वैसे होता है हमारे पास, यानी कि ई बराबर होता है डी आई ओवर डी टी। क्या होता है, डी आई ओवर डी टी, तो यहाँ पर डी टी ओवर डी आई लिखिए, ठीक है, डायरेक्टली। अब इसका मात्रक बनाइए यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, बोल्ट। क्या होता है इसका मतलब, बोल्ट होता है बोल्ट, ठीक है, बोल्ट। और डी टी की डी आई डी टी ओवर डी आई नीचे आएगा, क्या आएगा, डी आई, ठीक है। डी आई वैसे डी टी ओवर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको नीचे लाएंगे, ठीक है, नीचे आई आएगा, फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर देखिए इधर बता देते हैं, ई बराबर वैसे हमारे फार्मूला होता है एल डी आई ओवर डी टी। क्या होता है, एल डी आई ओवर डी टी होता है, क्या होता है, एल डी आई ओवर डी टी। हमें निकालना चूँकि एल का मान, किसका मान निकालना है, एल का मान, तो डी टी की इधर मल्टीप्लाई ऊपर होगा, डी आई नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब डी टी का मतलब क्या होता है, सेकेंड, डायरेक्टली सेकेंड लिख दीजिए यहाँ पर, सेकेंड लिख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर क्या है, आई फॉर एम्पियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब बोलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर हेनरी मतलब ईल है, यहाँ पर ईल मतलब प्रेरकत्व में, यहाँ पर प्रेरकत्व मतलब कि हेनरी। इसका मतलब क्या है, एच का मान कितना आ गया हमारे पास, 20 सेकंड मीटर, यानी कि एम्पियर यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बोल्ट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोल्ट आ जाएगा, बोल्ट लिख दिया यहाँ पर, बोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाई, फिर क्या है, बोल्ट सेकेंड एम्पियर लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए एफ, फेरेड का मात्रक, एफ का मात्रक किस टाइप से निकालेंगे बताइए यहाँ पर, एफ का मात्रक। अब देखिए यहाँ पर, अब फेरेड देखिए, फेरेड का मात्रक संधारित्र का मतलब सी का मात्रक होता है। इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए फार्मूला। देखिए यहाँ पर इसको पहले फेरेड को नीचे जिम करती हूँ लिख दिया हमने, फेरेड को क्या लिख दिया, जिम करती हूँ। इस पर क्या लगा दीजिए, पावर 2 लगा दीजिए यहाँ पर, 1/2 पावर हमने जिम करते लगा दी, एज इट इज़। अब एक और देखें मात्रक, हमारे पास फार्मूला होता है सी बराबर, वैसे फार्मूला होता है हमारे पास क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। हमें चूँकि सी का फेरेड मतलब क्या होता है, सी का, तो क्यू अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी बराबर क्या होता है, आई टी होता है, क्या होता है, आई टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके बी हो जाएगा। अब देखिए आई का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। बोल्ट का मात्रक बोल्ट ही होता है, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिया इसकी वैल्यू, सी मतलब फेरेड का मान आ गया यहाँ पर, किसका मान आ गया, फेरेड का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल्ट सेकेंड एम्पियर, इसके डिवाइडेड बाई में क्या गया, एम्पियर सेकेंड बटे वोल्ट। इसकी पावर क्या है हमारे पास, 1/2 है, यहाँ पर क्या है, 1/2 है। तो देखिए बोल्ट सेकेंड एम्पियर, इसको उल्टा कर दिए, बी ऊपर पहुँच जाएगा, क्या पहुँच जाएगा, बी ऊपर पहुँच जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, एम्पियर सेकेंड नीचे आ जाएगा। इसकी पावर क्या है, 1/2 है, यहाँ पर क्या है, 1/2। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा सेकेंड से सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ट स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एम्पियर से एम्पियर हो जाएगा। तो बोल्ट स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल पावर कितनी है, 1/2 है, यहाँ पर क्या है, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर, क्या होता है, अंडर होता है। देखिए यहाँ पर अंडर लगा दीजिए इस पर, तो बोल्ट स्क्वायर अपान एम्पियर स्क्वायर, इस पर क्या हो जाएगा, अंडर। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा अपान इसका एम्पियर का वर्गमूल निकालेंगे, ए आ जाएगा। एक किसका मात्रक होता है यहाँ पर, एक किसका, बोल्ट एम्पियर किसके बराबर होता है बताइए, इनकी बोल्ट एम्पियर किसके बराबर होता है, ओम के। क्या होता है, ओम के, यानी कि बोल्ट प्रति एम्पियर, बोल्ट मतलब कि बोल्ट मात्रक एम्पियर किसके बराबर होता है, ओम के होता है। ओम मतलब प्रतिरोध के होता है, किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के, आर के। देखिए कैसे, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, आर बराबर क्या होता है, बी अपान आई होता है, आई होता है। इसका मतलब क्या होता है, बोल्ट, बी फॉर बोल्ट, आई मतलब एम्पियर। बोल्ट एम्पियर किसके होता है, बोल्ट एम्पियर। आर क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, ओम। तो ओम यहाँ पर ले आए, इसका मतलब क्या आता है, ओम। यहाँ पर इस टाइप से हमको कर देना, 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ओम इसका मतलब क्या होता है, बोल्ट होते हैं एम्पियर किसके बराबर होता है, ओम के, ठीक है। इसके होता है या ओम, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ओम
इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर किसके हो जाएगा, ओम के हो जाएगा। यही आपको स्टार से करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे एम्पियर किसके हो जाएगा, यहाँ पर ओम के डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतने आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, स्टार से आपको करना था। कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये 3 नंबर का था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। देखिए धारा की गणना करें, पहले चित्र बनाएंगे हमने यहाँ पर चित्र बना दिया, यहाँ पर क्या बना दिया है, चित्र बना दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए, यानी कि इसमें भी धारा का मान ज्ञात करना, इसमें भी, इसमें भी। तो एक बार ध्यान से देखना, क्या देखना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर चित्र में देखिए हमने तो बना ही दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए बिंदु यहाँ पर क्या है, सी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये धारा आएगी, यहाँ पर तीनों मिलकर इधर से आएंगी, तीनों मिलकर इधर से आएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 I2 प्लस I3 तीनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए बिंदु सी पर धारा, बिंदु सी पर, जिससे काम हमारा आसान हो जाएगा। बिंदु सी पर धारा क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 प्लस का I2 प्लस का I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I3 को उधर भेज दीजिए, I1 प्लस का I2 माइनस का क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या देखना, ध्यान से देखना। हमारे पास बंद पास 2 बन रहे हैं यहाँ पर, एक बंद पास ABC, एक बंद पास बन रहा है ADCA। तो पहले लिए ABCA, तो यहाँ पर लिखिए बंद पास ABC में किरचॉफ के वोल्टा नियम से, KVL से, किरचॉफ के वोल्टा नियम से, KVL से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस, ठीक है। चिन्ह प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। किसी किताब में कुछ और लिखा होगा, किसी किताब में कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। एक सवाल हमने और तरीके से कराया था, एक सवाल और तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है, माइनस आता है तो क्या लेते हैं, प्लस का लेते हैं, 1 वोल्ट का मान लीजिए, 1 प्लस का ले लिया 1, ठीक है, 1 लिए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में हम जाते तो क्या लेते थे, प्लस के लेते थे। यहाँ पर नेगेटिव, लेकिन 2 तरीके उससे भी कर सकते हैं, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में कराया था, अब इससे भी कर सकते हैं। तो किससे जा रहे हैं, यहाँ पर धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जाते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस का I1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसमें जाना है, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का I3 है, I3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस का क्या हो जाएगा, I1 माइनस का क्या हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा 0, उसको उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस का I3, I1 की I2 है, I3, ठीक है। I1 प्लस का I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब देखिए बंद पास ले लेंगे, बंद पास ADCA में, तो लिखिए यहाँ पर बंद पास, ठीक है, बंद पास क्या है, AD क्या है, ADCA में, ठीक है, A में। भाई देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या पड़ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव बड़े बार क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या आ जाएगा, प्लस, इनकी माइनस का प्लस का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का आ गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो माइनस के I2 बंद से मल्टीप्लाई करें, 1 ही आएगा, माइनस का I2 हो जाएगा, माइनस का I3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का I2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 की कोई फायदा ही नहीं, माइनस का I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण 1 से I3 का मान दिया है I1 प्लस I2, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से यानी कि 1 माइनस के I2, I3 का मान दिया है I1 प्लस का I2 दिया है, ठीक है, I2 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर I2 दिया है यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या है, 0 है। I2 से I2 काट दीजिए, तो I1 को उधर भेज दिए, 1 बराबर क्या होगा, I1 हो जाएगा, ठीक है। तो I1 का मान पहला हमारे पास I1 का मान आ गया 1 एम्पियर, पहला आंसर हो गया हमारे पास, हो गया पहला आंसर। I1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, I1 का मान समीकरण 2 में रखने हैं पर, I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए I1 का मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I3 प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या लिखा हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। I3 का मान कितना आ जाएगा, 0 एम्पियर आ जाएगा, तीसरा मान आ गया हमारे पास 0 एम्पियर, ठीक है। अब I3 का मान यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 3, ठीक है। I3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 से लिख दीजिए डायरेक्टली, समीकरण
3 से दिख रहा होगा आपको। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या हमारे पास 1 माइनस का दिखा चुके हैं अभी, ठीक है। क्या I2 I3 का मान कितना है हमारे पास 0 है, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 है, ठीक है। I2 को उधर भेज दीजिए, I2 बराबर क्या आ जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। तीनों हमारे पास एम्पियर हो गए, आंसर हो गए। यानी कि पहला हमारे पास क्या हो गया, पहले प्रतिरोध पर तीनों हमारे पास उत्तर कितने हो गए यहाँ पर देखिए, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं यानी कि 3 एम्पियर, यानी कि धाराएं अतः प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, अतः लिख दिया, अतः सही से लिखिए, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, ठीक है। I1 का मान कितना आया था 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर। I2 का मान कितना आया 1 एम्पियर। I3 का मान कितना आया 0 एम्पियर, ठीक है। क्या होगा 0 एम्पियर, ये क्या होंगे हमारे आंसर होंगे। इतना सिंपल था क्वेश्चन। कितने नंबर का था, 3 नंबर का था। कठिन था कोई, कुछ नहीं कठिन था। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं पढ़ लेना यहाँ पर। फिर देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करेंगे। एक प्रोटॉन P तथा अल्फा कण समान विभवांतर द्वारा त्वरित किए जाते हैं, तो प्रोटॉन तथा अल्फा कण में संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का है यहाँ पर, ठीक है। 3 नंबर का कुछ नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पढ़ना, थ्योरी ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन 1-2 आते हैं, वही पढ़ लेना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर डा है यहाँ पर, ठीक है। क्या है हमारे पास डा क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी तो आप कहीं से किताब से भी पढ़ सकते हैं डा, ठीक है। डा उसमें टाइम नहीं खराब करना है। डा देखिए यहाँ पर, डा में दिया यहाँ पर क्या, एक प्रोटॉन P तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं। विभवांतर क्या है, समान विभवांतर से, ठीक है। किससे, समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर त्वरित किए जाते हैं। यहाँ पर लिखिए सबसे पहले क्या किया जाते हैं, त्वरित किए जाते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए। यहाँ पर mp से करते हैं, m फॉर प्रोटॉन, mp से कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। mp से कर दिया प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश लिख लीजिए। जिस टाइप से पिछले वाला क्वेश्चन किया था इसी टाइप से भाई, ये समझ लीजिए। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन का आवेश लिख लीजिए, प्रोटॉन का आवेश QP बराबर क्या लिख लीजिए यहाँ पर, E लिख लीजिए, ठीक है। E लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया यहाँ पर, E, ठीक है। QP। अब निकालिए, किसका निकाल देते हैं, अल्फा कण का। तो अल्फा कण का, देखिए अल्फा कण पर प्रोटॉन का, यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा, यानी कि अल्फा कण पर प्रोटॉन का, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो प्रोटॉन तथा अल्फा कण में संबंधित द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित। तो अल्फा कण पर यानी कि मास कितना होता है, 4 m होता है, ये तो हम बता चुके हैं पीछे ही। तो यहाँ पर अल्फा कण पर आवेश निकाल लीजिए, प्रोटॉन का अल्फा कण पर द्रव्यमान निकाल लीजिए, ठीक है। अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होता है, अल्फा कण पर द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर बता चुके हैं पीछे। इसका क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। किसका हो जाता है, इसका 4 गुना। तो क्या हो जाएगा 4 mp हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बता चुके हैं। अल्फा कण पर आवेश इसका क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, इसका क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना इसका कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2e हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना। तो 2 गुना लिखिए यहाँ पर। तो क्यों, इसका अल्फा कण का द्रव्यमान यानी कि यम अल्फा से भी, इसको यम अल्फा से रिप्रेजेंट कर दीजिए। यम अल्फा से इसको प्रदर्शित कर दिया। यहाँ पर इसको किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा कण पर आवेश, तो क्यू अल्फा लिख लीजिए यहाँ पर, क्यू अल्फा लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला हमारे पास होता है, लेमडा बराबर होता है, क्या होता है, लेमडा बराबर एच अपान, क्या होता है, एच अपान m 2m QB, क्या होता है 2m QB। चूँकि विभवांतर क्या है, समान है, उसको कट जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लेमडा P अपान लेमडा अल्फा। प्रोटॉन H जिनको तुम लिखिए यहाँ पर, H से H भी कट जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर, अंडररूट में होता है, से लिख दिए, इससे फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा H अपान 2, पहले प्रोटॉन के लिख रहे हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, mp है, mp लिख दिया यहाँ पर। प्रोटॉन का आवेश कितना है, E है। प्रोटॉन का आवेश कितना, डायरेक्टली लिख रहे हैं प्रोटॉन का आवेश, ये लिख लीजिए QP लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए QP लिख लीजिए यहाँ पर। B जिम का 3 लिखा, अंडररूट लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाई अल्फा कण पर, अल्फा इनकी H अपान 2 अंडररूट 2 mp, यानी कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है,
एल्फा कण लिखा है, एल्फा कण पर आवेश कितना होता है, यानी कि यम एल्फा, ये लिख लीजिए यम एल्फा, एल्फा कण का आवेश कितना है यहाँ पर, ये तो डायरेक्टली लिख लेंगे यम एल्फा या यम एल्फा लिख लीजिए, यम एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, यम एल्फा होगा यहाँ पर। फिर देखिए क्यू, इसका फिर एल्फा कण पर देख रहे हैं नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा क्यू एल्फा हो जाएगा, क्यू अल्फा हो गया, बी एच टी लिखा, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा लेमडा पी अपन लेमडा एल्फा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एच अपान 2 एम पी क्यू पी बी हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। इसको ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 एम एल्फा की वैल्यू कितनी है, एम एल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिया 4 एम पी है, 4 एम पी, ठीक है। क्यू एल्फा की वैल्यू कितनी है, क्यू एल्फा की वैल्यू कितनी है 2 ई है, बी तो एच टी लिखा हमने, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। देखिए एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से अंडर रूट में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एम पी से एम पी कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या यहाँ पर क्यू पी मतलब क्या लिखा था हमने क्यू पी का मान क्या यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्यू पी का मान डायरेक्टली ई भी पुट कर दिया, यहाँ पर ई है क्यू पी का मान, तो यहाँ पर ई लिख दीजिए, ठीक है। इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली पुट कर देना, तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई कट गया, ई से ई कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा था ओनली, क्या बचा था 2, ई से ई कट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास लेमडा पी अपन लेमडा एल्फा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर 4 बचा था, 4 लिख लिया, 4 × 2 बचा, क्या बचा 4 × 2 बचा। अब देखिए इस पर क्या था अंडर रूट, 4 का वर्गमूल कितना होता है, इसके नीचे 1 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2√2 लिख लीजिए, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर लेमडा पी डिवाइड बाई लेमडा एल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2, अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या पूछा गया था हमसे, अनुपात है, अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात लिखे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं लेमडा पी रेशियो लेमडा एल्फा का अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ पर बराबर 2√2 अनुपात रेशियो 1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इतना आपको करना था, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर होगा, इस टाइप से हमको करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया यहाँ पर लिखा हुआ है 9i + के 4i तीव्रता से 2 तरंगे की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तरंगे क्या हो यहाँ पर कला समृद्ध हो तथा कला असमृद्ध हो, देखिए पहला पार्ट यहाँ पर देखेंगे, तो हमें I1 का मान यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर 5 में क्या है हमारे पास, ठीक है, 5 में क्या हमारे पास डा है यहाँ पर, ठीक है, डा तो हो गया यहाँ पर डा ही है, ठीक है। यहाँ पर अनुपात ज्ञात कीजिए, 5 में क्या है हमारे पास का है, 5 में का I1 का मान दिया यहाँ पर कितना दिया है 9i दिया है यहाँ पर, I2 का मान कितना दिया है 4i दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत। तो फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है क्या वाला है कला समृद्ध हो, तो कला समृद्ध के लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर कला समृद्ध, तो I डैश, फर्स्ट पार्ट के लिए I डैश बराबर फार्मूला होता है I1 + के I2, ठीक है, फार्मूला प्रूफ करवाया था I1 + के I2, और क्या होता है प्लस माइनस का होता है, ठीक है, प्लस का होता है यहाँ पर, क्या होता है प्लस का 2I1 I2 क्या होता है, ठीक है, प्लस का होता है यहाँ पर 2I1 I2 रूट, ठीक है, फार्मूला होता है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की क्लास हमारा तो I डैश का मान 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। I1 का मान कितना है 9i है, I2 का मान कितना है 4i है, 4i प्लस 2 I1 का मान कितना है 9i है, 9i I2 का मान कितना है 4i है, कितना है 4i है, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, I डैश बराबर कितना हो जाएगा 9 × 13i हो जाएगा, 13i हो गया प्लस 2 9 × 36i² हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36i² हो जाएगा। तब देखिए I डैश बराबर कितना हो जाएगा 13i प्लस का 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 × 6i हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6i, I डैश बराबर क्या हो जाएगा 13i हो जाएगा प्लस का 6 दूनी 12i हो जाएगा, 6 दूनी 12i हो जाएगा। तब I डैश बराबर 13 12 कितना होता है 25i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25i, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या बताया है यहाँ पर, यानी कि कला असमर्थ हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट के लिए फार्मूला क्या होता है I डबल डैश बराबर क्या हो जाता है I1 + के I2, ठीक है, I2 हो जाता है। तो I जब सेकंड असमर्थ हूँ I डैश का I1 का मान कितना है 9i है, I2 का मान कितना है हमारे पास, I2 का मान कितना है हमारे पास, I2 का मान देखिए I2 का मान कितना है 4i है, कितना है 4i है, ठीक है। तो I डबल डैश बराबर बचेगा 9 × 13i हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13i हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट भी,
क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट भी। इस टाइप से आपको करना था क्वेश्चन, कोई कठिन है यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए भाई लामिन श्रेणी बामन श्रेणी में खिंचवाई थी भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, वो लिखवा करवा चुके हैं। फिर देखिए इसको क्या, एच अल्फा एच बीटा श्रेणी सीमा के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम करवा चुके हैं, ठीक है, देख लेना, अगर नहीं देखा है तो आपकी मर्जी, ठीक है। क्या है, एच अल्फा प्लस के एच बीटा, देखिए एच बीटा, और यहाँ पर थर्ड श्रेणी सीमा के तरंगदैर्घ्य की गणना। श्रेणी सीमा का मतलब क्या होता है, इन्फानाइट, क्या होता है आपसे पहुँचे कोई श्रेणी सीमा, तो यहाँ पर अनंत होता है इसका श्रेणी सीमा का मतलब। देखिए यहाँ पर ज्ञात करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पर पहला हमारे दिया है बामा श्रेणी के लिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर एच अल्फा एच बीटा, एच अल्फा मतलब कि अल्फा का मतलब क्या होता है बामर श्रेणी, क्या होता है बामर श्रेणी, बीटा मतलब क्या होता है बीटा, यानी कि एच अल्फा देखिए और छोड़िए उसको, बामर श्रेणी के लिए क्या होता है हमारे पास, उसको छोड़िए, फर्स्ट पार्ट देखिए बामर श्रेणी बीट, ठीक है। एच अल्फा के लिए देखिए एच अल्फा के लिए फर्स्ट पार्ट में एच अल्फा के लिए हमारे पास क्या होता है, फार्मूला देखिए पर क्या होता है, 1/λ बराबर होता है, बताया था, ठीक है, लिखवाया था, 1/r n1 का स्क्वायर, कहाँ लिख रहे हैं, n1 का स्क्वायर होता है माइनस का 1/n2 का स्क्वायर होता है कि नहीं, फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ एच अल्फा, तो यहाँ पर n1 का मान कितना लेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए, n1 का मान कितना लेंगे 2 लेंगे, n2 का मान कितना लेंगे 3 लेंगे, ठीक है। n1 का मान कितना लेंगे यहाँ पर, n1 का मान जब आप उसको ऊर्जा स्तर आरेख देखेंगे तो पता चल जाएगा, n1 का मान कितना लेंगे यहाँ पर, एच अल्फा के लिए लेते हैं 2, कितना लेते हैं यहाँ पर 2, और इससे n2 इससे एक ज़्यादा ले लेते हैं, n3 कितना ले लेंगे यहाँ पर 3 ले लेंगे, पुट कर दीजिए 1/λ बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r 1/, n1 का मान कितना डायरेक्टली स्क्वायर करें 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के n3 का मान कितना है यहाँ पर, n2 लिखिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। अब देखिए 1/λ क्या हो जाएगा 1/λ, अल्फा लिख लीजिए यहाँ पर, अल्फा के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, अल्फा लिख लीजिए अल्फा, ठीक है अल्फा, तो आर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 चौक 36 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 36 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 9 की उधर मल्टीप्लाई 9 का 9 हो जाएगा, माइनस के 4 1 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, 4 1 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 1/λ अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना, एलसीएम तो आ गया है 36, 9 में से 4 कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, आर जिम करती है उसको उल्टा कर दीजिए, उलट दीजिए, यहाँ पर पढ़ दीजिए इसको, लेमडा अल्फा बराबर, तो क्या हो जाएगा 36/5 आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 36/5 आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 36/5 आर आ गया। आप बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेमडा अल्फा या यहीं पर छोड़ सकते हैं आप, लिख ली थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36/5 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं इसको 1/r, 1/r का मान कितना होता है तो आपको मालूम होगा, कितना होता है 1/r का मान, कितना होता है यहाँ पर 1/r का मान निकाल 912 होता है, कितना होता है 912, ठीक है 912 होता है इसका, तो 36/5 मल्टीप्लाई क्या होता है 900/12 होता है, ठीक है, 900/12 एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। तो लेमडा अल्फा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, लेमडा अल्फा का मान आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है यहाँ पर 60, इन कर लेना यहाँ पर मल्टीप्लाई जितना भी आया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, यानी किसके लिए लिखा हुआ है बीटा के लिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बीटा के लिए, तो बीटा के लिए देखिए निकालेंगे हम, किसके लिए निकालेंगे सेकेंड पार्ट में देखिए, ठीक है, बीटा के लिए, तो यहाँ पर लेमडा बीटा के लिए लिखे, क्या लिखेंगे यानी कि एच बीटा के लिए, एच बीटा के लिए, एच बीटा के लिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच बीटा के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला एच बीटा के लिए 1/, वही फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, क्या ऊपर लिखा था यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा n1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, n1 का मान 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके लिए क्या होता है बीटा के लिए n1 का मान 2 होता है, और इसके लिए क्या होता है हमारे पास n2 का मान कितना होता है 4 होता है, ध्यान रखना भी बीटा के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई फार्मूला डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर 1/λ बीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ऊपर देख लेना फार्मूला, आर 1/n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर कितना है 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 1/n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर कितना दिया यहाँ पर, कितना दिया 4 को 16 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ले लीजिए 16 1/λ बीटा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, 4 को 16 4 हो जाएगा, माइनस के 16 1 16 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस के 16 1 16 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो देखिए 1/λ बीटा बराबर आर 3r हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 3r, 4 में से 3r डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16, इसको पलट दीजिए, तो लेमडा बीटा बराबर क्या बचेगा हमारे पास 16/3r बचेगा, ठीक है,
तो यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं 16/3 मल्टीप्लाई 1/r ले सकते हैं। इसका मान कितना होता है 912 होता है। लेमडा बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका मान कितना होता है 912 होता है। मल्टीप्लाई कर देना, इसका मान आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इसका मान आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, इन्होंने कहा है यानी कि श्रेणी सीमा के लिए। श्रेणी सीमा का मतलब क्या होता है इन्फानाइट, क्या होता है इन्फानाइट। तो यहाँ पर n1 का मान क्या हो जाएगा श्रेणी सीमा के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे श्रेणी सीमा के लिए। देखिए श्रेणी सीमा के लिए लिखिए, श्रेणी थर्ड पार्ट है, ठीक है, श्रेणी सीमा के लिए, श्रेणी सीमा के लिए, श्रेणी सीमा के लिए, श्रेणी सीमा के लिए n1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, n1 का मान कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे यहाँ पर, और n2 का मान कितना ले लेते हैं इन्फानाइट ले लेते हैं, ठीक है। श्रेणी सीमा के लिए तो क्या हो जाएगा 1/, लेमडा इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई फार्मूला r 1/, n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस क्या 1/, इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो 1/, लेमडा इन्फिनिटी बराबर क्या आ जाएगा r/4 हो जाएगा, r/4, लेमडा इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 4/r हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना होता है यहाँ पर 4/r हो जाएगा, यहाँ पर 912 होता है, यहाँ पर 1/r का मान कितना होता है 912 यहाँ पर। तो पुट कर देंगे 4 × 912, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। लेमडा इन्फिनिटी का मान आ जाएगा जो भी आए, ठीक है, जो भी आए एंगस्ट्रॉन्ग में, सभी एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा। इसका मान क्या होता है एंगस्ट्रॉन्ग में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, कोई कठिन था 3 नंबर का, कुछ नहीं कठिन था यहाँ पर, ठीक है, कोई कठिन नहीं था यहाँ पर। फिर देखिए समांतर प्लेट के आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ भरे समांतर प्लेट की संधारण के लिए विभवांतर धारिता, नहीं वो समांतर प्लेट संधारण की धारिता क्या करना है यहाँ पर। धारिता का जब धारिता निकालते हैं तो बी का मान हम निकालते हैं, बिना वी के मान निकालने से धारिता नहीं आएगी, ठीक है। इन्होंने विभवांतर भी पूछ दिया, धारिता भी पूछा, निकाल चुके हैं पीछे, देख लेना सेट नंबर 1 या 2 में समांतर प्लेट संधारण की धारिता का व्यंजक निकाला था जब कोई परावर्तित पदार्थ रखा हो, वहाँ पर विभवांतर भी निकाला था और